नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को 1 रुपए की बचत की। 2 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 1 रुपए की अधिक बचत की। 30 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपए की अधिक बचत की और ये क्रम जारी रहता है। किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग और एक होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी हो जाएगी, है ना। 1 तारीख को उसने 1 रुपए बचाए, ठीक है। 2 तारीख को उसने 2 रुपए बचाए, है ना। फिर अगली तारीख को उसने 2 रुपए बचाए, है ना। यही करे ना, 1 तारीख को उसने 2 तारीख को पूर्ववर्ती की तुलना में 2 रुपए की अधिक बचत की, है ना। तो ये हो जाएगा, फिर वो 2 रुपए की, इस तरह से क्रम चल रहा है ना। तो ये इसका प्रत्येक दिन की कुल बचत कितनी हो जाएगी, 1, 3, ना, इस तरह से निकलेगा ये। एक सेकेंड, हमने इसको ये एक सेकेंड, किस तरह से ये पैटर्न चल रहा है, एक सेकेंड, ये पैटर्न चल रहा है। डे सेविंग डे 1 में कितनी कर रहा है वो, 1 रुपए की कर रहा है, ठीक है। डे 2 में 2 रुपए बचा रहा है, एक इसका तो 3, और डे 3 में कितना हो रहा है, 5। तो ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी, टोटल सेविंग कैसे निकालेंगे, टोटल सेविंग ऐसे निकलेगी, पहले दिन 1, फिर 4, है ना, 4, 5, 9, है ना। फिर ये सब होगा तो इसका 16 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, है ना। फिर 49, फिर 64। तो इस तरह से हमको इसमें काउंटिंग करके जाएंगे तो इस तरह से इनका क्रम बनता जाएगा, है ना। क्योंकि प्रश्न में यही बोल रहा है, देखिए प्रश्न अगर आपको लग रहा हो कि कुछ डाउट है तो मैं एक बार और बता देता हूँ। एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को 1 रुपए की बचत की, ठीक है। 2 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 1 रुपए की अधिक बचत की, मतलब टोटल सेविंग यहाँ पे हो गई 3 रुपए की, और उसके बाद वो फिर 2 रुपए की सेविंग कर रहा है तो ये 5 हो गई, और ये बचत का क्रम आगे चल रहा है। अब वो ये पूछ रहा है किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक घन भी हो जाएगी। तो ये इंडिविजुअल डे की बचत है। अब यहाँ हमको देखना है कि इस दिन में उसकी टोटल बचत कितनी है, इस दिन में उसकी पहले की भी जोड़ के टोटल बचत कितनी है, इसमें भी पहले वाले सब जोड़ के बचत कितनी है, टोटल बचत कितनी है ना। इस तरह से एक क्रम यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। तो अब हमको ऐसी संख्या खोजनी है जो पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ पूर्ण घन भी है। तो आप सभी जानते हो कौन सी है, वो संख्या है 64। 64, है ना। किसका होता है, 8 का होता है, 8 का 8 का स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है ना। तो ये पूर्ण घन भी है, पूर्ण वर्ग भी है। तो 8 तारीख के दिन कौन सा दिन हो रहेगा, वो रहेगा 8 जनवरी 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नांश वाले आ गए हैं, मतलब परिच्छेद वाले। तो परिच्छेद वाले हम सोल्व करेंगे। नीचे 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्या दिए, नीचे दिए गए 2 परिच्छेदों को पढ़िए तथा परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। पहला है परिच्छेद क्रमांक 1, धर्म और विज्ञान से भिन्न काव्य पूर्ण सत्यों में विश्वास या उसकी अपेक्षा नहीं करता है ना, उसकी अपेक्षा नहीं करता है। जो शक्तियां या व्यक्ति ये दावा करते हैं कि उनकी मुट्ठी में पूर्ण शक्ति है, वे अधिनायकीय डिक्टोरियल जिसे हम बोलते हैं और निरंकुश टेरेनियल जिसे बोलते हैं हो जाते हैं। सत्य सामान्यतः किसी भी विरोधाभासों या कमियों को स्वीकार नहीं करता है, वो एकात्मक है, इसलिए ये काव्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। काव्य जीवन और अस्तित्व की बहुलता पर अटल रहता है। शायद काव्य यथार्थता का अनुसरण करता है जो बहुल देश काल दोष युक्त
विरोधाभासों से पूर्ण है। सत्य की निरंकुशता की तुलना में काव्य लोकतांत्रिक यथार्थता का पक्षधर बना हुआ है। सत्ता, धन और पद, हायरार्की जिसे बोलते हैं, के दंभ के विपरीत काव्य विनम्रता और अवज्ञा दोनों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद का संप्रेषित सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। पहला है, ये काव्य है ना कि विज्ञान या धर्म जो मनुष्यों में कमियों को पहचानती है और स्वीकार करती है। ये लग रहा है, लेकिन हम अन्य विकल्पों को भी ध्यान में रखेंगे। क्या है? सत्य विज्ञान या धर्म के माध्यम से प्रकट होता है, काव्य सत्य के लिए अरुचिकर है। तो ये नहीं हो रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। काव्य रोमानी और काल्पनिक है, काव्य रोमानी काल्पनिक और भावना के विषय में है, जबकि विज्ञान धर्म सत्य के विषय में है। ये भी स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। हिंसा, निरंकुशता और कट्टरता की दुनिया में काव्य गतिशील विरोध का एक रूप है। ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब आते हैं हम 42 नंबर पे। 42 नंबर क्या बोलता है? पुष्प वाला है ये। पुष्प का सृजन हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ था, ये किसी कीट को आकर्षित करने के लिए अपनी पंखुड़ियां इठलाकर प्रदर्शित करता है और अपनी सुगंध फैलाता है। कीट पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाता है ताकि वायु पराग को उड़ा न ले जाए, और इस प्रकार पराग नष्ट नहीं हो। जिसे हम किसी पुष्प का सौंदर्य कहते हैं, वो केवल एक उप उत्पाद है और मनुष्य का आविष्कार है। इसकी सुगंध हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये हमें प्रसन्न करती है क्योंकि यह विद्वान है और हम इससे अनुकूलित हो गए हैं। अब प्रश्न है, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। कौन कौन सी बनाई गई? पहला, परिच्छेद में लेखक का विश्वास है कि पुष्प प्रकृति की विलासिता का सृजन है, तो इस तरह की पूर्ण धारणा इसमें नहीं दिखती हमें, तो ये गलत है। दूसरा है, परिच्छेद का लेखक पुष्पों की सुंदरता के अतिरिक्त उसकी उपयोगिता पर विश्वास नहीं करता, तो ये भी गलत है। उपयुक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सी मान्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना दो। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन, कथन एक और दो दिए गए। प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए, है ना? प्रश्न और कथनों पर विचार करना है। पहला प्रश्न क्या है? पी और क्यू में से प्रत्येक की आयु 100 से कम है किंतु 10 वर्ष से अधिक है। यदि आप पी की आयु के अंकों का विनिमय या इंटरचेंज कर दें तो यह संख्या क्यू की आयु को निरूपित करती है। ठीक है ना? मान लो पी की आयु मान लेते हैं 10x प्लस वाई, क्यू की मान लेते हैं 10y प्लस एक्स, है ना? प्रश्न क्या है? इनकी आयु में अंतर कितना है ना? इनकी आयु में अंतर कितना है? कथन एक दिया है हमको, p माइनस क्यू या q माइनस एक q माइनस पी निकालना है। ठीक है, कथन एक क्या है? p की आयु q की आयु से अधिक है। मतलब पहले इसमें क्या बोल रहे हैं? p की आयु q की आयु से अधिक है। इसमें हम निकाल सकते हैं क्या ऐसा? ऐसा इसमें नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। मान लो कि p की आयु 51 है, ये 15 हो गया, लेकिन और भी तो हो सकती है। मान लो 32 है तो 23, है ना? इस स्थिति से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। दूसरा कथन क्या है? उनकी आयु का योगफल उनकी आयु के अंतर का 11/6 गुना है। अब उनकी आयु का योगफल, उनकी आयु का योगफल कितना हो जाएगा? दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11x, 11 हो जाएगा x प्लस वाई। उनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा? 9x माइनस वाई। अंतर का 11/6 गुना है, तो यहाँ 11/6 इधर गुना हो जाएगा 11/6। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 2, है ना? 11 से 3 और 2 हो जाएगा 11 में 6 दिया है ना, और 11 से ये 11 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। इसको x को लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5y, है ना?
तो ऐसी कोई संख्या है, ऐसी संख्या है 51, 51 है ना, 51 हो जाएगा ना। एक्स वाई में अंतर मान लो कि एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, पी की वैल्यू आ जाएगी 10x, 10 प्लस 5 15, पी और क्यू कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा 10y, 10y मतलब 50 प्लस 1 51 है ना, ये आ रहा है। तो बी से इसका आंसर निकल जाएगा, कथन बी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, एक से नहीं निकल रहा है क्योंकि एक में कुछ स्पष्ट ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है हमको। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर दोनों में से एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है किंतु अकेले अन्य कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मुख्य कथन है जिसके बाद पी क्यू आर एस द्वारा चिन्हित 4 कथन है। कथनों के उस क्रमबद्ध युग्म का चयन कीजिए जहां कथन में दूसरा कथन अंतर्निहित है और दोनों कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन के साथ संगत है। कथन क्या है, प्रदीप या तो एक निर्देशक है या निर्माता है। ठीक है, अब कथन दिए हमको, कथन पी क्या है, प्रदीप एक निर्देशक है। कथन क्यू है, प्रदीप एक निर्माता है। कथन आर है, प्रदीप एक निर्देशक नहीं है। और कथन ए से, प्रदीप एक निर्माता नहीं है। तो केवल एस पी को हम देखते हैं, केवल एस पी, एस मतलब प्रदीप एक निर्माता नहीं है और पी प्रदीप एक निर्देशक, तो ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। केवल आर क्यू देखते हैं, आर क्यू क्या है, प्रदीप एक निर्देशक नहीं है और प्रदीप एक निर्माता है, तो ये भी इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। एस पी देखते हैं, एस पी ये वाला है ना, और आर क्यू, अगर इन दोनों को हम करते हैं मर्ज तो ये इसको फुलफिल करते हैं ना, अगर दोनों को हम मर्ज करके लिखते हैं तो ये फुलफिल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करता मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डी की ओर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आता है नेक्स्ट हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, यदि a प्लस बी का अर्थ a माइनस बी है, a माइनस बी का अर्थ a इंटू बी है, a इंटू बी का अर्थ a प्लस a डिवाइड बी है ना, और a प्लस बी का अर्थ a डिवाइड बी का अर्थ a प्लस बी है ना, डिवाइड है, तो इसका मान क्या होगा, ये जो दिया है इसका मान क्या होगा। अब देख लेते हैं हम, 10 प्लस ना, प्लस की जगह क्या रखना है, 10 प्लस माइनस रखना, 10 माइनस 30, माइनस की जगह क्या रखना है, इंटू रखना है, तो इंटू हो जाएगा इंटू 100 है ना। इंटू की जगह क्या रखना है, इंटू की जगह रखना है हमको डिवाइड रखना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 50 ना, और डिवाइड की जगह में प्लस रखना है, तो ये हो जाएगा प्लस 25 है ना, 25। अब इसको सोल्व कर लो है ना, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 60, 10 माइनस 60 प्लस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 35 माइनस 60, तो माइनस 25। इसका आंसर हो जाएगा डी, माइनस 25। सिंपल है ये। ठीक, अब आते हैं हम नंबर क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, इसमें हमको चिन्ह दिए हैं और उनका अर्थ बताया है। ठीक है, पहला है, यदि P का अर्थ से बृहत्तर है, Q का अर्थ से लघुत्तर है, R का अर्थ से बृहत्तर नहीं है, S का अर्थ से लघुत्तर नहीं है और T का अर्थ बराबर है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमको ये निकालना है। तो निकालते हैं, 2x, 2x, एस दिया है, एस क्या है बोल रहा है, से लघुत्तर नहीं है ना, लघुत्तर नहीं है मतलब छोटा नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा या बराबर 3y। ठीक है, और क्या दिया है,
यदि 2x मैंने और तो ये बताना है, ठीक है। और में क्या दिया है 3x, 3x टी, टी बराबर क्या, टी का अर्थ बराबर 4 ये, तो ये सही है क्या, ये पूछता है 9y, 9y क्या होता है 9y, p मतलब 72, मतलब 8 9y और 8z। अब इसको देख लो आप, है ना। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9y, इसको उधर करना था, 9y हो जाएगा ये, और ये कर देंगे तो 6x हो जाएगा, है ना, 6x हो जाएगा, ठीक। अब 9y इज लेस देन 8z है क्या, 9y इज इक्वल टू 8z है क्या, है ना। इसको भी अगर कर देते तो ये हो जाएगा, 2 से कर देंगे तो 6x हो जाएगा, है ना, ये भी 6 हो जाएगा, ये 8z हो जाएगा, 8z हो जाएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा गलत, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक्स, ये इसका सेकंड पोर्शन लेते हैं, सेकंड पोर्शन क्या दिया, एक्स क्यू दिया है, क्यू का अर्थ से लघुत्तर है, क्यू का अर्थ क्यू वाई, वाई इज इक्वल वाई, आर दिया है, आर का अर्थ से बृहत्तर नहीं, मतलब छोटा या बराबर, जे, तो पूछ रहा है एक्स, एक्स, आर क्या है, आर का अर्थ से बृहत्तर नहीं, मतलब ये भी जे, है ना। अब इसमें क्या पूछा है इसने, तो इस एक्स बराबर या छोटा है क्या जेड से, ठीक है, तो एक्स लेस देन 2y, है ना, और यहाँ पे y आएगा तो ये डिवाइड 2 हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2y दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ना तो एक ना दो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर भी कर सकता था, मैं इधर ही किया करूँगा, ज़्यादा आसान रहता है। अब इसको हम देखते हैं, ज़्यादा बड़ा वाला उधर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक निश्चित कोड में ए बी सी डी को 64 के रूप में लिखा जाता है, ई एफ जी एच को 1680 के रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड में आई जे के एल को कैसे लिखा जाएगा। तो ए बी सी डी को हम उनके अंकों के हिसाब से रखते हैं, 1 2 3 और 4, है ना, 3 दूनी 6 24, ये आ रहा है। ई मतलब 5 6 7 8, तो ये कितना आ रहा है 1680। अब आई जे के ले लेते हैं, 9 10 11 11 और 12, ठीक है। तो इसका गुणा हम करेंगे, 9 10 11 का गुणा करेंगे हम, तो सिंपल सा आ जाएगा ये 11,880, ठीक है। ये गुणा ही करना है आपको, आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका ये आ जाएगा आंसर। अब आता है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में पीओटी को एटीओपी के रूप में लिखा जाता है, टीआरएपी को एपीएआरटी के रूप में लिखा जाता है, इस कोड में अरेना को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो पीओटी को कैसे लिख रहे हैं, पीओटी, पीओटी के आगे हमने ए लगा दिया और पीओटी को पीछे से चालू लिख कर दिया, पीओ, तो ये पहला वाला आ गया। अब आता है ट्रेप, टी आर ए, ठीक है, ट्रेप, तो यहाँ ए लिख दिया और ट्रेप को पीछे से ले लेंगे, टी आर ए पी, तो ये आ गया, है ना, ये वाला आ गया। इसी तरह से अरेना को लिख देंगे, ए आर ई एन ए, अरेना, यहाँ लिख देता हूँ अरेना, ए पहले लिख देंगे और इसका पीछे से लिख देंगे, ए आर ई एन, डबल ए एन ई आर ए, डबल ए एन ई आर ए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अनुक्रम दिया है, अनुक्रम दिया है, ये इसको इधर लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो सकता है ना, 3 3 14 39 84
स्टार स्टार लिखा है उसकी जगह हम एक्स ले लेते हैं, एक्स और 258। तो ये पूछा है कि स्टार की जगह क्या आएगा। ठीक, तो हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना होगा 11, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 25, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस इधर ना, 14 में से गए तो 14 में से 5 और 7 4, है ना, ये हो जाएगा 45। 45। अब हम देखते हैं x माइनस 84 और ये हो जाएगा 258 माइनस, अब एक और इनका निकालते हैं डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 20, है ना। और तो ये हो जाएगा x माइनस 84 माइनस 45, है ना, x माइनस 84, x माइनस 84, है ना, ये हो जाएगा x माइनस 84 माइनस 45, है ना। और ये कितना हो जाएगा x माइनस 258, है ना, x माइनस 258, x माइनस 258 माइनस एक्स प्लस 84, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस ये चल रहा है, 6 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इस तरह से 6 का डिफरेंस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, एक्स और ये कितना हो जाएगा 5 4 9 12, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 12 और एक, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। यहाँ से एक सेकंड पूरा मिटाते हैं, यहाँ तक अपन ने सही किया था। 39 माइनस 45 आ गया था 84, एक्स माइनस 84 हो रहा था। ठीक है, और 258 माइनस एक्स हो रहा था। अब ठीक है, इसमें कितना आ रहा है 14 आ रहा है, इसमें आ रहा है 20 आ रहा है ना। 40 माइनस 45 माइनस 25, अब इसमें आएगा एक्स माइनस 84 माइनस 40, है ना, एक्स माइनस ये वाला एक्स माइनस 84, तो इसमें आएगा 258 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 84, ये आएगा। यहाँ पे हमने पहले गलती कर दी थी। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है, तो अब इसको हम लेके इन दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है ये निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेगा, एक्स माइनस 84 माइनस 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 6, ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो एक्स माइनस, अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, 4 5 9 12 13 14, 14 इज इक्वल टू 6, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 155। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस की गलती हो गई थी इसके पहले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 155। ठीक है, 155 ये वाला आंसर। सिंपल है इनका, दो एक बार माइनस करना है, फिर माइनस करना है, फिर 6 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 में क्या बोला है, किसी कोड में अक्षर पी क्यू आर एस को निरूपित करते हैं, ये ज्ञात नहीं है कि कौन सा अक्षर कौन सी संख्या को निरूपित करता है। यदि क्यू माइनस एस इज इक्वल टू 2s प्लस और टी इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 3, तो पी प्लस आर माइनस टी का मान क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, हम अभी इसको करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, क्यू माइनस
एस इज इक्वल टू 2 एस दिया है, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3s, है ना, क्यू इज इक्वल टू 3s हो जाएगा। अब हमको मान क्या क्या दिए है, 4 5 10 12 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू के दो मान निकल के आएंगे, कौन कौन से मान निकल के आएंगे, क्यू के आएंगे 4 आएगा, क्यू का आएगा एक, तो आएगा क्यू के दो मान निकल के आएंगे, एक तो आएगा 12 और एक आएगा 15, ठीक है। एस का यहाँ पे आएगा 4 और 5, है ना, ये हमने फिक्स कर लिया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या बोल रहा है, ये टी इज इक्वल टू बोल रहा है, टी इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले वाली कंडीशन लेते हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन हम लेते हैं, कौन सी 12 और 4 वाली, 12 4 वाली कंडीशन लेते हैं। मान लिया कि एस 4 है, एस 4 है ना, एस 4 है, तो आर एस यहाँ पे 4 है ना, प्लस 3, तो 4 है, एस यहाँ पे 4 है, 4 और 12 वैल्यू नहीं हो सकती, किसकी, टी की, टी की 12 नहीं हो सकती और 4 नहीं हो सकती, ठीक है। तो एस की वैल्यू है क्या यहाँ पे 5 10 15, 5 10 15 है क्या, 5 हो नहीं सकता क्योंकि ये हो रहा है 7 तो यहीं आ रहा है, 5 10 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 पहले आ चुका है, सबकी अलग अलग वैल्यू, 15 15 हो सकती है क्या इसकी, देखो 15, अगर टी की वैल्यू 15 रखेंगे तो 4 3 7 8, 8 वैल्यू है क्या इसमें, तो 8 नहीं है, तो ये वाला हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 8 भी ऐसी वैल्यू नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, अब इसकी वैल्यू हम लेते हैं 15 और 5, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, अब लेते हैं हम 15 और 5, टी इज इक्वल टू आर, इसको रखते हैं 5 प्लस 3, 15 और 5 हमने ले लिए, है ना, तो ये 12 तो होगा अब, है ना, कौन कौन सी वैल्यू है, 4 5 10 12 15, 4 5 10 12 15, ठीक है। अब हमने 5 ले लिए तो 15 हमारा क्यू हो गया, ये क्यू हो गया, और 5 क्या हो गया, 5 हो गया हमारा एस, ठीक है, 5 हमारा एस हो गया, तो आर प्लस 8, है ना, ऐसी संख्या मतलब 8 किसमें जोड़ें कि वो आर में 8 जोड़ दे और टी बन जाए, ठीक है, ऐसी कोई संख्या है क्या इसके अंतर्गत, ठीक है। मान लो कि टी को आर को, इसको हम आर को 4 मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, तो टी 12 हो जाएगा, तो 12 यहाँ पे ये है, तो ये हो जाएगा टी, सिंपल सा, है ना, यहाँ पे तो पी ये 10 हो जाएगा पी, इससे हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, मान किसका निकालना है, पी प्लस आर माइनस टी, पी कितना है 10, आर कितना है 4 माइनस टी, टी कितना है 12, 10 4 14 माइनस 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारा 51 क्वेश्चन पे। 51 क्वेश्चन में है, नीचे 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए, क्या निर्देश दिए गए, नीचे दिए 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए, इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए, ठीक है। परिच्छेद फर्स्ट है, एक मजबूत लोकतंत्र में वास्तविकता चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों न हो, राजनीतिक नेताओं के भाषण और दावों के अन्य सामाजिक रूपों में दोनों की इसकी अभिव्यक्ति होती है। मीडिया में और मीडिया द्वारा इसके प्रसार के साथ साथ विमर्शी लोकतंत्र में इसकी तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति दोनों के माध्यम से वास्तविकता का अस्तित्व पारदर्शी होना चाहिए। एक आदर्श रूप से
जिम्मेदार मीडिया पर अपने संचार प्रभाव के माध्यम से वास्तविकता की अंतर्वस्तु के बिना विकृत किए प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के मूल भावों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? पहला है, किसी आदर्श लोकतंत्र में जिम्मेदार मीडिया द्वारा वास्तविकता को विकृत नहीं करना चाहिए। ये सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, मिथ्या समाचार आदर्श लोकतंत्र के जीवन में अंतर्निहित प्रतीत होती है। ये गलत है। एक, आदर्श लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये भी गलत है। एक आदर्श लोकतंत्र में गैर जिम्मेदार मीडिया और राजनीतिक नेताओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये भी हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आता है परिच्छेद 2। आजकल अंतर संबंध, जिसे हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड घरेलू उपकरणों का उपयोग करने का चलन बढ़ रहा है। जैसे जैसे उपभोक्ता अपने घरों में नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं, संबंध जिसे कनेक्टेड बोलते हैं, घरेलू उपकरणों के निर्माता और सेवा प्रदाता घर को एक कारपोरेट स्टोर फ्रंट में बदलने के लिए हमारे अधिकांश व्यक्तिगत डाटा को हमारी सहमति से या सहमति के बिना एकत्रित करके लाभ के कम मार्जिन की प्रतिपूर्ति करना चाहेंगे। कारपोरेट विक्रेताओं के पास उपकरण स्वामियों की क्रय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने के लिए उपभोक्ता व्यवहार का अवलोकन करने हेतु प्रभावशाली प्रोत्साहन होंगे। अब आता है हमारा विकल्प, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद में अंतर्निहित सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संकेतों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? पहला है, उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी के परिणाम स्वरूप विनिर्माण सेक्टर में और अधिक पूंजीगत व्यय होगा। ये नहीं है। दूसरा, उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी वाणिज्य और व्यापार की वृद्धि को प्रेरित करती है और इस प्रकार देश के समग्र आर्थिक विकास को सहायता प्रदान करती है। ये भी गलत है। तीसरा आता है, अंतर संबंध इंटरकनेक्टेड उपकरण घरेलू उपयोगकर्ताओं को बहुत सी सुख सुविधा देते हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ये भी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा है। चौथा, अंतर संबंध जिसे इंटरकनेक्टेड बोलते हैं, उपकरणों को सुरक्षा जोखिम हो सकती है और घरेलू उपयोगकर्ताओं को निजता जिसे प्राइवेसी बोलते हैं को जोखिम हो सकता है। तो ये इसको स्पष्ट रूप से मतलब निष्कर्ष रूप से इसका निष्कर्ष निकल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा, हरित विकास में पर्यावरणीय संधारणीयता और गरीब और आरक्षित होना चाहिए था, बड़ा आएगा। आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध पर्यावरणीय संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में विकास रणनीतियों पर पुनर्विचार करना शामिल है। विकास पर पुनर्विचार करते समय हमें संसाधनों की कमी वाले विश्व की वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि हमें आर्थिक गतिरोध या ऐसे विश्व से बचना है जिसमें गरीबी के सागर में केवल एक छोटा सा अभिजात्य वर्ग ही समृद्धि का आनंद लेने में सक्षम है, तो संसाधन गहन और विशेष रूप से ऊर्जा गहन प्रक्रियाओं को अधिक दक्ष और संसाधन मितव्ययी विकास रणनीतियों के लिए स्थान बनाना होगा। अब इसका हम ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? पहला है, पर्यावरणीय संधारणीयता जीडीपी में वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के हमारे उद्देश्य के लिए अहितकर है। दूसरा है, तीव्र आर्थिक विकास और परिणामी पर्यावरणीय निम्नीकरण जिसे डिग्रेडेशन बोलते हैं के बिना गरीबी उन्मूलन संभव नहीं है। ये भी इसको सर्वोत्तम रूप से नहीं दर्शा रहा है। ये भी इसको सर्वोत्तम रूप से नहीं दर्शा रहा है। तीसरा, स्थिर पर्याप्त और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए उच्च पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखना अब एक पूर्वापेक्षा है। ये इसको सही रूप से दर्शा रहा है। चौथा और देख लेते हैं, आज के विश्व की वृहद जनसंख्या, व्यापक गरीबी और सीमित संसाधनों के होते हुए पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोका नहीं जा सकता और असमानता है अपरिहार्य। तो ये भी स्पष्ट रूप से नहीं, ये इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन आते हैं, कथन 1 और कथन 2। प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, x और y के अद्वितीय मान क्या है जहां x y भिन्न धनपूर्ण संख्या है? ठीक है, धनपूर्ण संख्या है। कथन 1 है, x बटे y विषम है। कथन 2 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, x बटे y विषम है, तो कौन सा मान हो सकता है? हम मान लो कि x को हम ले लेते हैं 6, y को ले लेते हैं 2, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं
तो ये 3 आ जाएगा x बटे वाई, एक्स वाई इन दोनों को गुणा करते हैं तो 12 आ जाएगा। ठीक, एक्स वाई के अद्वितीय मान 6 और 2 हो जाएंगे, है ना, जबकि 4 और 3 में ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी, है ना, 12 और 1 में भी नहीं बनेगी क्योंकि अद्वितीय मान नहीं होगी, भिन्न धनपूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। तो दोनों ही कथन का इसका प्रयोग करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर दिया जा सकता है किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। डिटेल में भी इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपको यही मिलेगा। अब आता है, हमको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में। अब मैं जैसे 55 आपको समझाऊंगा। एक प्रश्न दिया है जिसके बाद ये सेम टू सेम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक निश्चित धनराशि एक्स वाई और जेड के बीच बांटी जाती है। प्रश्न क्या है, किसे सबसे कम धनराशि प्राप्त हुई। कथन एक क्या बोल रहा है, एक्स और जेड को मिलाकर जो धनराशि मिली है, धनराशि मिली एक्स को, उसका 4/5 हिस्सा प्राप्त हुआ है ना। मतलब वाई और जेड, वाई और जेड दिया है तो जो धनराशि मिली है, और एक्स, एक्स से उसका संबंध निकल रहा है यहाँ पे, जो भी हिस्सा है। ठीक है, दूसरा कथन क्या दे रहा है, एक्स और जेड को मिलाकर जो धनराशि मिली वो वाई का, इसमें भी वाई से संबंध आ रहा है ना। यहाँ एक्स से संबंध आ रहा है और यहाँ वाई से संबंध आ रहा है। अब हम, ठीक है, ये संबंध आ रहा है। अब यहाँ से इन दोनों को सोल्व करके हम एक्स वाई जेड में संबंध निकाल सकते हैं, है ना। एक्स वाई जेड में संबंध निकाल सकते हैं क्योंकि दो इक्वेशन बन गई है। जो भी मान दिया है उसका इतना मूल्य नहीं हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न की प्रवृत्ति अलग है। प्रवृत्ति में ये बताना है कि आंसर निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है, तो इसमें हमने आंसर निकाला जा सकता है। दोनों की इक्वेशन से हम एक्स वाई जेड के बीच मतलब संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित धनराशि के बीच बांटी गई तो किससे सबसे कम धनराशि प्राप्त है ना। तो जिसका रेशियो सबसे कम होगा एक्स वाई जेड में उसे सबसे कम प्राप्त होगी। ठीक है, तो दोनों का मिला के इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके नहीं दे सकता है। ठीक है, आपको अभी इसमें थोड़ा बहुत डाउट होगा, जल्दी बता दिया, लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड तीनों में संबंध स्थापित हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और एक रेशियो मिल जाएगा उनको। ठीक है, जो रेशियो सबसे छोटा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। 56 भी सेम टू सेम है। इसमें पूछा है, प्रश्न क्या है, यदि एक कक्षा में औसत अंक 60 है तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, कथन एक दिया है, कक्षा में अधिकतम अंक 70 और न्यूनतम अंक 50 है। कथन दो दिया है, कक्षा में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंकों को छोड़ देने से औसत में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक, मान लो कि n स्टूडेंट है टोटल, ठीक है, और n1 अधिकतम है 70, n2 न्यूनतम है 50। ठीक है, फिर भी कितने बचेंगे हमारे पास, n-2 बचेंगे। ठीक है, n-2 बचेंगे और औसत 60 है, औसत 60 है ना। दोनों को अगर कथनों को लेते हैं तो n-2 में भी हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, है ना, क्योंकि n की वैल्यू नहीं है ना, 2 बता दिया। अब मान लो कि 10 है, 12 है, 14 है, ये कैसे निर्धारित होगा। 2 माइनस कर देंगे तो इसमें 8 बचेगा, इसमें 10 बचेगा, इसमें 12 बचेगा, लेकिन ये चीज निर्धारित नहीं हो पा रही यहाँ पे कि n की वैल्यू क्या है, अर्थात कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। फिर भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। दोनों कथनों को हम ले लेंगे, औसत का फार्मूला लगा देंगे, तब भी हमको ये वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही कथनों को मिलाकर भी इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। अब एक प्रश्न दिया है, वो ये सेम टू सेम ये बताना है कि 3 अभाज्य संख्या है जिनका योगफल एक अभाज्य संख्या है ना। 3 अभाज्य संख्या है जिनका योगफल एक अभाज्य संख्या है।
तो प्रश्न क्या है, वे तीन संख्याएं कौन सी, हमें ये बताना है कि वो तीन संख्याएं कौन सी। तो हम सबसे पहले अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं होती, 9 नहीं होती, 9 नहीं होती, 9 3 से डिवाइड हो जाती, 11, 13, जो भी है आगे 17 है ना। अब क्या हुआ, तीन अभाज्य संख्या है जिनका योगफल एक अभाज्य संख्या है। अब ऐसी कोई संख्या बन रही है जिसका योगफल अभाज्य संख्या है, तीन संख्या बतानी है। पहला कहते हैं उनका योगफल 23 से कम है, तो अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। इन तीनों को हम जोड़ते हैं, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे 5 10 17 हो जाएगा है, 10 और 7 17, 5 3 8, 8 और 7 15, इससे नहीं होगा, इससे भी नहीं आएगा। ठीक, कथन दो देखते हैं, उनमें से एक संख्या 5, उनमें से एक संख्या 5 ले लेते हैं, मान लो कि 5 है, 5 और 7, पहले तो आगे भी लिख लिया, 17 19 और 23 भी होता है ना, 28 29 भी होता है, इस तरह से चलता जाएगा। 5 और 7, 5 7 12, 12 और 11, 12 और 11 23, अगर 5 7 और 11 को हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, और ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये जो ऑप्शन कथन 2 है, इससे इसका आंसर निकल रहा है ना, ना, इससे आंसर निकल रहा है। कथन 2 इसका नहीं हो पाएगा क्योंकि 23 से कम नहीं है, तो कथन बी से इसका आंसर निकल जाएगा। तीन संख्या कौन सी, तीन संख्या मिल जाएंगी तो 5 7 और 11, तो इसका कथन बी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो विकल्प देखते हैं अब क्या दिया है इन्होंने। पहला विकल्प क्या दिया है, प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग कर दिया जा सकता है किंतु अकेले अन्य कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन कथन 2 से इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आता है हमारा नेक्स्ट 58 क्वेश्चन। 58 क्या, एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन दिए गए, वही सेम टू सेम है। प्रश्न क्या है, क्या कथन x प्लस वाई पूर्णांक है, x प्लस वाई पूर्णांक है। अब कथन एक दिया है 2x प्लस वाई एक पूर्णांक है, कथन दो दिया है x प्लस 2y पूर्णांक है। तो देखो यहाँ पे x के बहुत सारे मान हो सकते हैं, है ना, x का फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, जैसे x का मान लेते हैं 1/2 भी हो सकता है, एक भी वैल्यू हो सकती है ना। इस स्थिति में ये पूर्णांक हम कह नहीं सकते, मतलब इस स्थिति में कथन अगर इसको रखते हैं तो इससे भी ये नहीं पता चलेगा कि पूर्णांक है या नहीं। x प्लस 2y भी रखेंगे, जैसे y को भी हम ले लेते हैं 1/2 और 1 ले लेते हैं, इसमें भी ये पूर्णांक है या नहीं इसको हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही कथन से ये पता नहीं कर पाएंगे कि x प्लस वाई एक पूर्णांक है या नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, दोनों से ही इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। प्रश्न का उत्तर कथन का दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके भी नहीं दिया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें आपको लॉजिकल लगाना रहता है क्योंकि आपको जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको चीज़ें एलिमिनेट करना आना चाहिए, ना कि पूरी डेप्थ तक जाना। जब तक वो चीज़ जितनी पूछ रहा है उतना आंसर दो, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन क्या है, एक प्रश्न दिया सेम टू सेम। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति 50 रुपए में तीन वस्तुएं पी क्यू आर खरीदता है और क्यू की कीमत 16 रुपये जो न्यूनतम है। क्यू की कीमत कितनी दे रहा है, 16 रुपये, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, वस्तु पी की बताना है हमें कि पी की कीमत क्या है, पी की कीमत बतानी है और ये सबसे कम है, इससे ज़्यादा ही होगा। पहला कथन क्या है, पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है। पी की कीमत हम मान लेते हैं, पी की कीमत मान लेते हैं 17 और आर की मान लेते हैं 18, है ना। तो 17, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, 17 17 34, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 16 हो रहा है। पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है, तो ये बराबर तो हो सकती है,
अधिक नहीं है। 17 दूनी 34 और ये 16 बराबर हो सकती है, तो इससे आंसर निकल जाएगा। पहले वाले कथन से आंसर निकल जाएगा, पी और आर की वैल्यू बराबर हो सकती है ना, अधिक नहीं है लेकिन बराबर तो हो सकती है। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं, आर की कीमत पी की कीमत से अधिक नहीं है, इसमें भी बराबर हो सकता है। ठीक है, बराबर हो सकता है, तो इससे भी आंसर निकल जाएगा। तो दोनों ही कथनों से इसका, दोनों में से किसी एक से भी हम निकालेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। दोनों में से किसी प्रश्न का उत्तर किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसमें बोला है पी क्यू आर एस एक परीक्षा में भाग लेते हैं, है ना, एक परीक्षा में भाग लेते हैं। पी क्यू, प्रश्न क्या है, क्या पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए, ये हमें बताना है। पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए, ये हमें बताना है। पी और क्यू, पहला कथन है पी और क्यू प्राप्त अंकों का योगफल आर और एस के प्राप्त अंकों के योगफल के बराबर है। पी प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। दूसरा बोल रहे हैं पी और एस द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल क्यू और एस से प्राप्त अंकों के योगफल से अधिक है। तो ये सब बोल रहे हैं। अब इसमें वैल्यूज निर्धारित नहीं है, पी क्यू आर एस के क्या क्या मान होंगे, ये डिफर हो सकते हैं, है ना, डिफर हो सकते हैं। इसलिए इसका मान हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि ये पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए या नहीं किए। इसको आप पूरा सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हम डी बताएंगे। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का प्रयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये चीजें निर्धारित नहीं हो पाएंगी इसमें। ठीक है, आप इसको डिटेल में भी सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट परिच्छेद की ओर। परिच्छेद निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दी गई 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। पहला परिच्छेद है, जब वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने भूमिगत बेसाल चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को पंप के द्वारा प्रवाहित किया तो मूल रासायनिक प्रक्रिया हुई। अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम को घोल दिया और चूना पत्थर का निर्माण किया। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिच्छेद के अंतर्निहित शारीरिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। पहला है, ये भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक स्तर पर चूना पत्थर उत्पादन की एक सस्ती और व्यवहारिक विधि है। ये स्पष्ट रूप से इसको सर्वोत्तम रूप से नहीं दर्शा रहा है। दूसरा, इसका उपयोग कार्बन प्रच्छादन जिसे सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं की एक विधि के रूप में किया जा सकता है। ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। इस विधि के द्वारा बेसाल्ट चट्टानों को कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिजों का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है। तो ये स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिश्रित कर उत्तम चट्टान विलायक अम्ल का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये भी स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका उपयोग कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा परिच्छेद आता है परिच्छेद 2। भूगोलवेत्ताओं ने महासागर के रंग में 175 उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किया जो महासागर की सतह पर पादप प्लेवक जिसे फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं उत्पादकता का एक सूचक है। और ये पाया गया है कि विशाल प्लावी हिमशैल जिसे आइसबर्ग बोलते हैं दक्षिणी महासागर में कार्बन के 20% तक भंडारण के लिए उत्तरदायी है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि विशाल प्लावी हिमशैल्पों से पिघला हुआ जल जिसमें लौह और अन्य पोषक तत्व होते हैं अब तक की अप्रत्याशित रूप से उच्च स्तरीय पादप प्लवक वृद्धि में सहायक होता है। तो उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। कौन कौन सी? पहला, विशाल प्लावी हिमशैल दक्षिणी महासागर की प्राथमिक उत्पादकता और खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव डालते हैं। ये पूर्व धारणा सही है। दूसरा, विशाल प्लावी हिमशैलों के पिघलने से जलवायु परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न हो सकती है, विश्व मत्स्य उद्योग प्रभावित हो सकता है। ऐसा इसमें वर्णित नहीं किया गया है, तो ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा केवल पहली वाली पूर्व धारणा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विकास की प्रक्रिया ने मक्का से पोषित होने वाली इल्लियों जिसे कैटरपिलर बोलते हैं को एक अद्वितीय क्षमता प्रदान की है। वे पौधों को कीट परभक्षियों के विरुद्ध उनकी प्रतिरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इससे इल्लियों को अधिक खाने और तेजी से वृद्धि करने में सहायता मिलती है।
इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाला कारक इल्ली का मल या कीटमल है। ये खोज कवक जिसे फंजाई बोलते हैं अथवा जीवाणु जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं और रोगजनक पैथोजन के प्रति पौधों की अनुक्रिया से संबंध यौगिकों पर प्रकाश डाल सकता या डाल सकती है। अब क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद द्वारा संप्रेषित सर्वाधिक तर्क संगत विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश को संप्रेषित या सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। पहला है, किसान अपने खेतों बागानों में इल्लियों का उपयोग खरपतवार खाने के लिए कर सकते हैं, ये नहीं होगा। दूसरा, ये खोज नैदानिक रूप से उपयोग प्रति सूक्ष्मजीवी यौगिकों के विकास में सहायता कर सकती है, ये भी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा है। तीसरा, ये खोज जैविक पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय पीड़कनाशी दवाइयों जिसे पेस्टिसाइड बोलते हैं के विकास में सहायता कर सकती है, तो ये इसका आंसर हो सकता है सी। लेकिन चौथा हम देख लेते हैं पहले, इल्लियों को आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जा सकता है ताकि उन्हें अन्य पौधक प्लांट पेस्ट जो होते हैं अन्य पौधे पीड़कों के लिए परवेक्षी बनाया जा सके, ये स्पष्ट रूप से नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, 32 की पावर 5 2 की पावर 27 किनके भाज्य, किनके भाज्य। तो हम देखते हैं, अगर 2 की पावर 5 है तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल रहेगा, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, और 2 की पावर 27 है तो ये 2 की पावर 27 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 24 बचे 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो कितना जाएगा 2 प्लस 8, तो ये 10 आ जाएगा, है ना, 10 आएगा लास्ट में, तो ये किसके भाज्य हो जाएगा, ये 10 का भाज्य हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 65 पे। 65 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए पी और क्यू धन पूर्णांक है ना, पी और क्यू धन पूर्णांक है, जो P इज लेस देन Q और P प्लस क्यू इज इक्वल टू के को संतुष्ट करते हैं। के का वो लघुत्तम मान क्या है जो P और Q के अद्वितीयता मान को निर्धारित नहीं करता है, मतलब P प्लस क्यू इज इक्वल टू के दिया है ना, तो के का मान बताना है, तो के का मान लिया कि 3 है ना, के का मान लिया 3 है, मतलब P प्लस क्यू इज इक्वल टू 3, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 3, तो यहाँ 1 और 2 आ जाएगा पी क्यू, तो ये अद्वितीय निर्धारित हो गई, इसलिए 3 नहीं होगा। चौथे में पी प्लस क्यू, 4 ले लिया हमने, है ना, पी प्लस क्यू अगर 4 ले लिया, क्योंकि यहाँ पी छोटा है क्यू बड़ा है, तो यहाँ पे पी छोटा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3, तो ये भी अद्वितीय निर्धारित हो गए। अब ले लेते हैं हम 5, है ना, 5 ले लेते हैं, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 5, है ना, तो 1 और 4 हो सकता है इसका, है ना, 1 और 4 हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, तो यह अद्वितीयता निर्धारित नहीं होगी 5 से, तो इसका आ जाएगा 5 आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर आता है 66, 66 आता है, एक व्यक्ति अपने घर से, इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं हम इस पर, है ना, आपके पास पेपर होगा, आप उसको देखिए और मैं स्टार्ट करता हूँ। एक व्यक्ति अपने घर से, माना कि इसका घर ये है, अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, फिर वो इधर मुड़ जाता है, 100 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है ना, पुनः बाएं मुड़ता है मतलब नीचे नीचे आता है, 300 मीटर चलता है, 100 मीटर तो यहाँ पर, और 200 मीटर और चलता है, ठीक है, 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 100 मीटर चलता है, यहाँ से फिर वो कहाँ दाएं मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ता है, वो 100 मीटर
100 मीटर चलने के लिए ऑफिस आ जाता है, ये ऑफिस ना, ऑफिस आ जाता है। अब उसका कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व की दिशा में है ना, ये वाली जो दिशा है ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। एक सेकंड इसको सोच लीजिए, तो ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट दिशा, ये वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट है। अब प्रश्न ये है कि वो प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चला था, तो यहाँ पे आपको ये लेना पड़ेगा कौन सा है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट, ठीक है। अब वो यहाँ पे है, कहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं है, तो वो कहाँ से चला था, है ना, वो चला था, इस स्थिति के हिसाब से हमको देखेंगे, इसको जस्ट उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ से वो आ जाएगा इधर वेस्ट की तरफ, है ना। इस जो डायग्राम से हम देखेंगे, इस वाले डायग्राम से, है ना, जस्ट अपोजिट करेंगे तो वो वेस्ट की ओर, अपने घर से वेस्ट की ओर, तो वो प्रारंभ में अपने घर से वेस्ट की ओर, वेस्ट दिशा की ओर चलता है ना, पश्चिम दिशा की ओर, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसे ही करना है, इसको भी स्टार्ट कर देते हैं हम। 67 को क्या बोल रहा है प्रश्न, एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है ना, ये पूरब से पश्चिम की ओर चलता है 100 मीटर, है ना, इधर से चलता है यहाँ से, और फिर अपने बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, बाएं मतलब नीचे 100 मीटर चलता है। फिर वो घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त 225 डिग्री मुड़ता है ना, घड़ी की सुई की दिशा में मतलब इधर चल रहा है, जस्ट अपोजिट भी होता है, मान लो कि इधर होता है वो, इधर जा रहा है इधर होता है, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री घूम जाएगा, लेकिन 45 डिग्री और घूमना है उसे, तो ये सब घूम जाएगा यहाँ, है ना, इस तरह से 45 डिग्री इस तरह से घूम जाएगा, है ना, मतलब चला नहीं लेकिन घूम जाता है। तो अब वो किस दिशा की ओर है, तो इस दिशा की ओर देख रहा है, ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा आपको पता ही हो जाएगी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर वो चल रहा है, अगर चलेगा तो, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन, एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, है ना, जिनके क्रमांक एक और दो है, कथन और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक दूध, सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, तो पहला निष्कर्ष है भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध निर्यातक है, ये कह नहीं सकते हम, है ना, उत्पादक तो क्या हुआ, लेकिन निर्यातक ये कैसे कह सकते, भारत दूध का आयात नहीं करता, ये भी नहीं कह सकते, है ना, ये कर सकते दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसका मतलब थोड़ी कि वो आयात भी नहीं करता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो ए ना दो निष्कर्ष इसका निकल रहा है, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न दिया है जिसके बाद दो कथन दिए हैं, कथन एक और दो, अब प्रश्नों और कथनों पर विचार, प्रश्न और कथन पर विचार करना है। प्रश्न है, एम और एन के मान क्या है, जहाँ एम और एन धनपूर्ण संख्याएं, धनपूर्ण संख्याएं। कथन पहला है, एम प्लस एन इज ग्रेटर देन एम एन और एम इज ग्रेटर देन एन। कथन दो है, कथन दो, एम और एन का गुणनफल 24 है, तो यहाँ सिंपल सा 24 और एक को आप सेटिस्फाई करके रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। एम इज इक्वल टू अगर 24 रखते हैं, एन इज इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो इसका आंसर मिल जाएगा। एम और एन के मान क्या है, दोनों धनपूर्ण संख्या है, अन्य अन्य रखेंगे आप 6 4 वगैरह तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। मान लो कि 6 4 भी आप रखते हैं, 6 4 10, है ना, 6 चौक 24, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। हाँ, लेकिन यहाँ पे एम प्लस एन कितना हो जाएगा 25 और ये 24 हो जाएगा एम इंटू एम, है ना, इससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों से इसका आंसर निकलेगा, कथन एक और कथन दो से निकलेगा, एम को 24 रखना है, एन को 1 रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी
इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 71 पे, 70 वाले क्वेश्चन पे। एक प्रश्न दिए गए जिसके बाद दो कथन दिए हैं, प्रश्नों और कथनों पर विचार करना है। प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में कितने समय की आवश्यकता है, समय बताना है। कथन एक, सॉफ्टवेयर की साइज 12 मेगाबाइट है, साइज दिए 12 मेगाबाइट है। कथन दो, स्थानांतरण की दर 24 किलोबाइट प्रति सेकेंड है। ठीक है, अब साइज दिए और डाउनलोडिंग की स्पीड दिए, तो इससे हम 2.8 है ना, और ये यूनिट वगैरह कन्वर्ट कर लेंगे एक दूसरे से बराबर वाली, तो इससे हम इसको डाउनलोडिंग में कितना समय लगेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो कथन एक और कथन दो दोनों से इसका आंसर निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, दोनों का उपयोग करके, अकेले से नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 में प्रश्न दिया है, निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए हैं। नीचे 2 परिच्छेदों को पढ़िए, परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद फर्स्ट है, क्या फर्स्ट है, परंपरागत कक्षाएं अधिगम प्रभाविता से अधिक नियत समयावधि पर बल देकर स्वयं को परिवर्तनशील परिणामों के लिए सौंप देती है। कक्षा का अत्याचार ये है कि वहाँ प्रत्येक शिक्षार्थी को एक ही अवधि के लिए एक ही तरीके से व्याख्यानों के एक ही सेट के अधीन किया जाता है। अंत में कुछ शिक्षार्थी आगे निकल जाते हैं, कुछ अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और शेष पीछे छूट जाते हैं। इस नियत समयावधि के बाद कक्षा का ये मॉडल चलता रहता है और जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए एक बार भी नहीं सोचा जाता है। इस तरह 1.5 दशक की औपचारिक शिक्षा के बाद हम अपने स्नातकों में 10% रोजगार योग्यता ला पाते हैं। कौशल शिक्षा के क्षेत्र में यह अप्रवाही कहानी दोहराने से अलग परिणाम नहीं मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। पहला, पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम की समयावधि, तो ये प्रतिपादित करता है। दूसरा, पारंपरिक कक्षाएं सभी के लिए एक समान पद्धति वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को बढ़ावा देती है और सभी विशिष्टीकरणों को समाप्त कर देती है, तो ये भी इसको परिच्छेद को प्रतिपादित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और मतलब एक और दो दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई है। पहला, चूंकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित है, इसलिए भारत को शिक्षा की अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ये पूर्व धारणा इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, शिक्षा की अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली के साथ भी भारत जनसंख्या की लाभांश के हितलाभ को पूर्णतः प्राप्त करते हुए पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक उत्पन्न कर रहा है, तो ये भी इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। तो उपयुक्त पूर्ण धारणाओं में से कौन सी मान्य, तो इसमें से डी मान्य, ना तो एक ना दो। नेक्स्ट हमारा परिच्छेद आता है परिच्छेद 2। जब कोई बच्चा किशोरावस्था पर पहुंचता है तब माता पिता और बच्चे के मध्य टकराव का होना संगत है, क्योंकि बच्चा स्वयं को अपने मामले सुलझाने में सक्षम समझने लगता है, जबकि माता पिता अपने अभिभावकीय व्याकुलता से भरे होते हैं, जो प्रायः अधिकार प्रेम के लिए भेष, है ना, छद्म रूप जिसे बोलते हैं, होता है। माता पिता सामान्यतः मानते हैं कि किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली विविध नैतिक समस्याएं विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र हैं। यद्यपि उनके द्वारा सुझाए गए विकल्प इतने अधिक सैद्धांतिक जिसे हम डोगमेटिक बोलते हैं होते हैं कि युवा शायद ही उनमें भरोसा रख पाते हैं और वे प्रायः गोपनीय रूप से अपने खोजे हुए मार्ग पर चलते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी। पहला है, किशोर अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव नहीं करता है, क्योंकि माता पिता अधिकार रखने वाले होते हैं और हठधर्मी होते हैं। ठीक है, तो ये पूर्व धारणा फॉलो कर रही है। दूसरा, आधुनिक समय के किशोर में माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं है, तो ये स्पष्ट रूप से इससे पूर्व धारणा इसमें नहीं मान्य हो रही है। तो उपयुक्त पूर्व धारणा में से केवल एक मान्य, इसका आंसर हो जाएगा एक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। पहला,
जब बच्चे वयस्क होने के अपनी राह पर होते हैं तो माता पिता सामान्यतः अधिक सहायता नहीं कर सकते। ये सही हो सकता है, लेकिन अन्य विकल्प भी हम पहले देखेंगे। दूसरा, जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उनके जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप अनावश्यक है, ये नहीं होगा। तीसरा है, आज के मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली समुचित रूप से बच्चों के पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आधुनिक समाज में किशोर हठी, जिसे जिद्दी बोलते हैं, अवज्ञाकारी और लापरवाह होते हैं, ये भी इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब बच्चे वयस्क होने के राह पर होते हैं तो माता पिता सामान्यतः अधिक सहायता नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 260 पृष्ठों की एक पुस्तक में सांख्यिकीत करने के लिए प्रयुक्त होने वाले 5 अंकों की संख्या कितनी है? 260 पेज है किसी किताब में, है ना? इसमें 5 अंक, 5 कितनी बार आएगा ये बताना है। तो हम पहले देख लेते हैं 10 अंकों में कितनी आएगा। 10 अंकों में एक बार आएगा, है ना? 20 से 50 में कितना आएगा, है ना? 10 से 50 में कितना आएगा, एक सेकंड, है ना? 10 से 50 में कितनी बार आएगा? 10 से, इसमें तो एक सेकंड, इसमें भी हम यहाँ गलत कर रहे हैं। 0 से 10 में एक बार आएगा। 10 से 50 में 15, 25, 35, 45, है ना? 45 और 5, एक 50 और भी तो, 4 और 1 5, 5 बार आएगा। 51 से 60 में कितनी बार आएगा? 51 से 60 में आएगा 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, है ना? 9 और एक 55, 10। 55 में भी 2 बार आएगा, 10, है ना? और 60 से लेके 100 के बीच में कितना आएगा? 60 से लेके 100 के बीच में आएगा 65, 75, 85, 95, 4, है ना? तो 100 में ये इतने आ रहा है, 100 में इतने आ रहा है ना, कितने, 5 2 10, 20, है ना? 20 आ रहा है, 100 में 20 आ रहा है। तो 260 में, 200 में कितने आएंगे? 40, है ना? अगले 100 में भी 40 आएंगे, 40 होगा। अब बचे कितने हमारे? 60 में, है ना? 60 में कितने आ रहे हैं ये? 60 में इतने आ रहे हैं कितने? 16, 16 आ रहा है ना? तो 40 प्लस 16 कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 56। ठीक है, तो 56 इसका आंसर होना, 56 इसका आंसर होगा। अब हमको दिया है, अनुक्रम दिया है, ये अनुक्रम दिया है में प्रथम 28 पदों का योगफल क्या होगा, है ना? इसके 28 पदों का योगफल क्या होगा? क्या दिया है अनुक्रम? 1 1 2, 1 1 2 3, 1 1 2, 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। आगे बढ़ते जाएंगे, 6 5 4 3 2 1, रह जाएगा 7 6 5 4 3 2। काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, 28 पद चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 पदों, इन पदों का हमको जोड़ निकालना है। तो सिंपल से जोड़ कर दीजिए, 3 दूनी 6 7 10 13 17 22 23 32 32 35 38 38 और 48 गुण 50, 53 53 और 3 56 और 3 59 59 और 7 66 72 72 और 5 77 77 और 4 81 और
5 86, 81 और 5 86। इसमें हमने काउंटिंग मिस्टेक की, एक बार और करते हैं, पहले ही देख लेते हैं हम। 1 1 2 1 3 2 1 4 2, एक बार और जोड़ लेते हैं। 2 4 5 3 5 3 8 और 3 11 और 4 15 20 21 30 35 36 42 42 और 5 47, सॉरी 51, 51 और 3 51 और 5 56, 57, 57 और 7 64, 70, 70 और 9, 70 और 9 79, 79 और 5 84। ठीक है, 84 इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है? अब आता है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3330 में 3 वस्तुएं खरीदता है ना। यदि पी की कीमत आर से 25% अधिक है और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है, तो पी की कीमत क्या होगी? इस क्वेश्चन को हम सोल्व। 1330 में 3 वस्तुएं पी क्यू आर खरीदता है। यदि पी की कीमत आर से 25% अधिक है और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है, तो पी की कीमत क्या है? ठीक है, तो क्यू की कीमत हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 से, क्यू की कीमत मान लिया कि 1 से, है ना। क्यू की कीमत 1 से, आर की कीमत कितनी हो जाएगी? आर की कीमत हो जाएगी 120 एक्स, है ना। आर की कीमत हो जाएगी, और पी की कीमत कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 125, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 25% ज़्यादा बोला है, इंटू 100। तीनों का सम दिया है हमको, कितना दिया है? 1330, है ना। पी क्यू आर एस 1330 दिए, तो यह हो जाएगा एक्स, हो जाएगा 12/10 एक्स, है ना। यहाँ भी 0 से 0 चली जाएगी, है ना, और ये चला जाएगा 5 से, चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 से 25, है ना, 25 हो जाएगा, 25 से चला जाएगा 4, 6/4 आ जाएगा यहाँ, एक्स प्लस यह आ जाएगा 6/5, यह आ जाएगा 3/2, 6/5, 3/2, ये एक्स एक्स है ना। इनका एलसीएम ले लो, 5 10, 10 एक्स, 6 12, 15, अपोन में 5 10, और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3330, और तो ये कितना आ जाएगा? 15 10 25 37, है ना। तो 3330 इज इक्वल टू 37 अपोन में 10, है ना। 37 एक्स अपोन में 10, है ना। 15 10 35 और 10 37, ठीक है। ये जाएगा 37, तो ये जाएगा 3330 अपोन में 37 इक्वल टू एक्स, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? तो पी की कीमत क्या है ना। पी की कीमत हमने क्या मानी थी? पी की कीमत हमने मानी थी 20, है ना। पी की कीमत मानी थी 120/100, 125 इंटू 100 इंटू एक्स, है ना। पी की कीमत हमको निकालनी है, ठीक है। पी की वैल्यू एक्स 120 अपोन में 100, है ना। 120 100 125 अपोन में 100, एक्स की वैल्यू ये रखनी है 3330 अपोन में 37, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, है ना।
अच्छा, अरे यार ये पहले वाला भी सही था मेरा। ठीक है, ये एक सेकंड यहाँ पे बता देता हूँ। है ना? चलो रहने दो। ठीक, तो यहाँ पे ये जीरो को नहीं काटते, ये 9 टाइम्स चला जाएगा, है ना? तो ये 10 रहेगा, 9 टाइम चला जाएगा। ठीक, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, ये 25, 100, 25 पंजे 125, ये आ जाएगा 3। ठीक, तो 3 × 5 × 9, 3 × 5 × 9, 9 × 5 = 35, 35 × 3, पंतिया पंतिया 15 और 3 × 9 और एक 10। 15, 3 × 9 और 10। वापस हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बता रहा है? एक व्यक्ति 3,330 में 3 वस्तुएं पी, क्यू और आर खरीदता है। यदि पी की कीमत आर से 25% अधिक है और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है, तो पी की कीमत क्या है, ये हमको बताना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं पी की कीमत क्या है, मतलब क्यू की मान लेते हैं, है ना? क्यू की कीमत मान लेते हैं 1 से। ठीक है, तो आर की कीमत कितनी हो जाएगी? आर की हो जाएगी 120 में 100 एक्स। ठीक, और पी की कीमत कितनी हो जाएगी? 120 एक्स अपोन में 100 × 125 अपोन में। तीनों की कीमत हमको कितनी दी है? 3,330। तीनों को हम जोड़ देंगे, एक्स प्लस 120 एक्स अपोन में 100, ये हो जाएगा 120 × 125 अपोन में 100 × 100 × एक्स। ठीक, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 चले गए, 0 से 0 चले गए, 25 पंजे 125, ये 20। ठीक, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 6, ये भी चला जाएगा 3 और 10, 3/10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 से गए तो 6 और ये 6/5। एक्स प्लस 6x + 5 और 3x + 3x बटे, है ना? ये 5 और 6 बार जाएगी ना, इससे हमने काटा 5 और 6 बार जाएगा ना, 6, तो 6 बार चला गया 0 से 0, तो 5 से चला गया ये 5, ये 4 बार जाएगा, 4 बार से 4 बार जाएगा, ये 6/4 आएगा, है ना? है ना? 6/4 आएगा, 6/4। तो 6/4 इक्वल तो ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, एक्स अपोन में 6x + 5, 3/2 एक्स। ठीक, तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, है ना? 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 12, 10 12 15, 10 12 15 37x, है ना? 37x अपोन में 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3330, ये दिया है ना? 3330 दिया है ना? 33। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 3330 इंटू ये 0 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स
37 से हम डिवाइड करेंगे तो 37 का 9 बार जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 900। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, p की कीमत क्या है, तो p की क्या मानी थी हमने, p की ये वाली मानी थी, है ना, 120 इंटू 125, है ना। p की कीमत क्या मानी थी, p इज इक्वल टू 120 इंटू 125 अपॉन में 100 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारी, एक्स की वैल्यू 900 आई है, तो यहाँ 900 लिख देंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी, ठीक है। और कौन सा कट रहा है, ये 5 से काटेंगे तो ये 25, ये 2, ये आ जाएगा 6, है ना। 6 इंटू 25 कितने होते हैं, 150 इंटू 9, पन्नम 45, 9 और 4 13, 1350। पी को कितना प्राप्त होगा ना, पी की कीमत क्या है 1350, इसका आंसर हो जाएगा 1300, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 78। 78 क्या प्रश्न है, सेवेंटी एट है प्रश्न, यदि दो अंकीय संख्या ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकीय संख्या 1 सी ई है, जहाँ अक्सर ए बी सी डी एक भिन्न अंकों को दोहित करते हैं, तो ए का मान क्या होगा, सिंपल है ना, ए बी सी डी, है ना, सी डी क्या मान आ रहा है इनका जोड़ने पर, 1 सी ई, ना 1 सी ई आ रहा है, तो ऐसी संख्याओं को बताना है हमको कि यहाँ इनको जोड़ने पर आता है, तो ए को हम मान लेते हैं 9 है, बी को मान लेते हैं 5 है, ठीक है, सी को मान लेते हैं 1 है, डी को मान लेते हैं 7 है, ठीक है। तो 7 5 12, 9 और 1 10, और एक हासिल है 11, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए आप पूरे अंकों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए का मान क्या होगा यहाँ पे, ए का मान हो जाएगा 9, ठीक है, ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 9, इन अंकों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, रेप्लिकेट करके देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 79 क्वेश्चन, प्रथम 7 धनपूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से 3 संख्या एक्स वाई जेड इस प्रकार चुनी जाती है कि x इज ग्रेटर देन 2y इज ग्रेटर देन 3z, इस प्रकार की कितने त्रिक संभव है, एक्स वाई जेड के मान संभव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें सोल्व करते हैं इसको, है ना। क्या बोल रहा है प्रश्न है, प्रथम 7 धनपूर्ण संख्याओं के समुच्चय, प्रथम 7 धनपूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये एक्स मान ली, है ना, एक्स मान ली। अब क्या बोल रहा है, कितने त्रिक ऐसे संभव है, प्रथम 7 धनपूर्ण संख्याओं के समुच्चय में 3 संख्याएं इस प्रकार चुनी जाती है कि x इज ग्रेटर देन 2y इज ग्रेटर देन 3z, इस प्रकार के कितने भिन्न त्रिक संभव, ठीक है। इसका हम डबल करते हैं, मान लो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14, 3 टाइम्स करते हैं, 3 6 9 12 15 18 20 21, इस तरह से हम इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में क्या प्रश्न क्या बोल रहा है ना, एक्स वाई जेड इस तरह से बोल रहा है कि इस प्रकार के कितने भिन्न त्रिक संभव है, तो हम मान लेते हैं कि 7
2 और 1, 7, 2 और 1 ना। तो 7 इंटू 1 कितना होता है? 1। y को मान लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1। वाई को मान लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 4। और जेड को मान लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है 1। नेक्स्ट मानते हैं हम 6, 2, 1, और कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। 6, 2, 1 देखिए, 6, 2, 1, 6, 2, 1 सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6, 4, 3 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक हम देखते हैं 5, 2, 1, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 5, 2, 1 सेटिस्फाई हो जाएगा कैसे? 5 दूनी 10 ना, सॉरी, 5, 2, 1 में 5 एकम 5, ये 4 और ये 3, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ना। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक और हो जाएगा, कौन सा? 7, 3, 1, क्योंकि 7, 6, 3, ये भी सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो 3 ट्रिक संभव है, कौन से? 7, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 1 और 7, 3, 1, ये इनको सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारा आता है 80 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 80 पे करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया है? 4 संतरे, 6 आम और 8 सेबों की कुल कीमत 1 संतरा, 2 आम और 5 सेबों की कुल कीमत के बराबर है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। प्रश्न क्या दिया है? 4 संतरे, 4 संतरे, 6 आम और 8 सेब, 8 सेब की कुल कीमत, कुल कीमत कितनी दी है? 1 संतरा, 2 आम और 5 सेब, 5 सेब कुल कीमत की दोगुनी, इसकी ये दोगुनी है। तो इधर हम दो का गुणा कर देते हैं बराबर करने के लिए, अर्थात 4 संतरे, 6 आम, 8 से ऊपर, 2 संतरे, 4 आम और 10 से ऊपर। ठीक है, तो 2 संतरे, है ना, 2 संतरे, 2 संतरे, है ना, 4 आम, 2 संतरे, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, 2 संतरे प्लस 2 आम इज इक्वल टू 2 से ऊपर, मतलब 1 संतरा, 1 आम इज इक्वल टू 1 से ऊपर। ये इक्वेशन हमारी बन के आई। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है? 3 संतरे, 5 आम, 9 सेब, 3 संतरे, 5 आम और 9 सेब की कुल कीमत 4 संतरे, 6 आम और 8 सेबों के बराबर है, ये बताना है। ठीक है, तो 3 संतरे इधर जाएंगे, 6, 5 उधर चले जाएंगे, 8, तो यह जाएगा 1 संतरा, 1 से ऊपर 1 संतरा और 1, सॉरी इधर गया, इस इधर आया तो 1 संतरा, 1 से ऊपर ये इधर आया तो 1 संतरा और ये इधर आया तो 1 आम, है ना।
ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या, एक संतरा और एक आम की कुल कीमत, है ना, एक संतरा और एक आम की कुल कीमत एक सेवफल के बराबर, ये भी सही है ना, एक सेब के बराबर है, तो ये भी सही है क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है, ये वाला दूसरा कथन भी सही है, पहला कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से दोनों कथन सही, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी सेट का ये प्रश्न पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।